आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दिग्विजयनाथ पार्क में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया, जहां करोड़ों रुपए की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज ये दूसरा दिन है और अपने दौरे के दौरान यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और साथ ही दिग्विजयनाथ पार्क में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त कर ली गई हैं। तमाम यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का। तो आज करोड़ों रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे गोरखपुर वासियों को, जहां लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। और आपको बताते चले आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में, जिस दौरान गोरखपुर वासियों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो गोरखपुर वासियों को देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिग्विजयनाथ पार्क में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे, जहां लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। और साथ ही कार्यक्रम स्थल का पूरी तरह से पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई हैं अधिकारियों की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे लाइव जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का गोरखपुर में दूसरा दिन है। खासतौर से हम बताना चाहेंगे कि दौरे के दूसरे दिन बस चंद समय बाद ही वो गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल की अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनेंगे और निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो रहे घोसी में उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। वहां से वापसी के दौरान 3 बजे के बाद गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में वह जो है कि करोड़ों रुपए की सौगात गोरखपुर की जनता को देने जा रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके गोरखपुर की जनता को एक सौगात के रूप में देने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गोरखपुर में जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो गोरखपुर की जनता के साथ साथ पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात देते नजर आते हैं। और खासतौर से जनता दर्शन में जो लोग पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जनता दर्शन में फरियाद लेकर के पहुंचे फरियादियों की फरियाद को सुन करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस चंद समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। बिल्कुल हरेंद्र, लेकिन इस बीच हम जान लें कि कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के खास तौर से गोरखपुर का जिला प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ लगते हैं, चाहे वो तैयारी की बात हो या सुरक्षा की बात हो। पॉइंट टू पॉइंट पर सुरक्षा कर्मी को तैनात करते हैं। और खास तौर से आपको यह भी बता दें कि आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए एक यूनिट फील्ड उनकी लगी रहती है और 3 लेयर में उनकी सुरक्षा होती है और पॉइंट टू पॉइंट पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और उनके कार्यक्रम स्थल पर वही लोग जा पाते हैं जिनकी पूरी सघन तलाशी हो जाती है और सघन तलाशी करने के लिए सुरक्षा कर्मी तत्पर तैयार रहते हैं। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो गोरखपुर वासियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है लोगों को। गोरखपुर वासियों को जो योजनाएं हैं उनका आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। देखिए, खास तौर से गोरखपुर की अगर जनता की बात की जाए तो गोरखपुर की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री की योजनाओं से और मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से कितने खुश हैं लोग। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं।
आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री की योजनाओं से कितने आप खुश हैं। बहुत खुश हैं। पूरा गोरखपुर चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ गया है। जगह जगह फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। ये बेसिक सुविधाएं हैं जो गोरखपुर कोई आएगा तो गोरखपुर खोल के उसका स्वागत करे। हम लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। फ्लाई ओवर, चौड़े रोड, ये आपका सौंदर्यकरण हो गया रामगढ़ताल का, इसका रिंग रोड बन रहा है जो हम चारों तरफ घूमते हुए मुख्यमंत्री जब आते हैं तो जब आते हैं, हाँ करोड़ इस बार भी आ रहे हैं और बहुत सारी सौगात देने की तैयारी है। क्या लग रहा है भैया, मुख्यमंत्री गोरखपुर जब आते हैं तो करोड़ों की सौगात लोगों को देते हैं। सही है। आज भी देंगे? देंगे। हाँ? देंगे। कितना आप लोगों को लाभ मिल रहा है? लाभ बहुत है, उनका शहर है तो लाभ तो ही है। हाँ। जी। अभी आपने देखा कि गोरखपुर की जनता से जब बात की गई तो गोरखपुर की जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और गृह जनपद के नाते यहाँ जब आते हैं तो करोड़ों रुपए की सौगात गोरखपुर की जनता सहित पूर्वांचल की जनता को देने का काम करते हैं। चाहे सड़कों का मामला हो, ओवरब्रिज का मामला हो या 4 लेन का मामला हो या अस्पताल से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी अस्पतालों का मामला हो, हर विधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता को और सौगात के रूप में देने का काम करते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हरेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां आज चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज सूर्य की यात्रा के लिए निकलेगा, जहां भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का भारतीय समय के अनुसार 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। और आपको बता दें कि आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन के लिए ये तैयार किया गया। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरज तक की यात्रा जो लैग्रेंज बिंदु है इसके जरिए करेगा। और लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का ये क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथ ही नासा के मुताबिक इनका तो ये आपको बता दें जहां दोपहर 1:30 बजे तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब घोसी का जो चुनाव है, घोसी का जो रण है वो पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री यहां उतरेंगे और घोसी उपचुनाव का चुनावी रण अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आज हुंकार भरेंगे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में दिखाएंगे दमखम। तो घोसी उपचुनाव का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सीएम योगी आज हुंकार भरेंगे, बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में दमखम दिखाएंगे और दोपहर 1:30 बजे घोसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब घोसी का जो रण है, चुनावी रण, वो पूरी तरह से सज चुका है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दारा सिंह के पक्ष में उतरेंगे। मतदान होना है, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम कैबिनेट मंत्री लगातार दारा सिंह चौहान के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है दोपहर 1:30 बजे घोसी विधानसभा पहुंचेंगे, जहां दारा सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनसभा करनी है, वहां पर दावा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उससे कहीं ना कहीं राजभर समाज से 25,000 वोटरों को वहां पर लाने का दावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया गया है। उसके अलावा निषाद समाज पार्टी भी अपनी ताकत आज जो है दिखाती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि घोसी विधानसभा को जीतकर विपक्ष को एक संदेश देने का काम किया जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है, योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं जनहित वाला जो काम है वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब मऊ में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और आने वाले दिनों में कि जिस तरीके से 5 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। बिल्कुल नीलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे।
जहां इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, जहां आदित्य L1 आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मिशन मॉडल लेकर श्रीहरिकोटा मंदिर पहुंचे इसरो चीफ श्री वेंकटेश्वर मंदिर में कल पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। तो ये बड़ी अपडेट इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा और इसरो का ये पहला सूर्य मिशन है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य L1 की जो लॉन्चिंग है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आदित्य L1 आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मिशन मॉडल लेकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे इसरो चीफ श्री वेंकटेश्वर मंदिर में कल पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी कि पूरी तरह से जो ये मिशन है इसरो का पहला सूर्य मिशन ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चांद के बाद अब सूरज की ओर देख रहा है जो इसरो है। अब ये इसरो में आदित्य L1 जो लॉन्चिंग की तैयारी है वो अब पूरी कर ली गई। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा के अभी तक जो राज है वो जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब शनिवार को सूर्य के सीक्रेट्स पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जाएगा। आज आदित्य L1 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को ये लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्च की जो सभी तैयारियां वो पूरी कर ली। इसरो का मिशन आदित्य L1 क्या है आपको बता दें, जहां आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच आपको बता दें रखा जाएगा। जहां आदित्य L1 मिशन का जो लक्ष्य है L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। साथ ही ये मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा अपने साथ। जो ये मिशन है वो अपने साथ 7 पेलोड लेकर सूर्य की सतह पर पहुंचेगा और 7 पेलोड अलग अलग जो वेव है वेव बैंड में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की जो तमाम चीज़ें हैं उनकी जानकारी लेगा और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा जा रहा है। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है वो सूर्य और धरती के बीच की जगह है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। साथ ही आपको बता दें कि जो 7 पेलोड लेकर ये मिशन जा रहा है अपने साथ, और बताते चले कि अब जो ये मिशन पहुंचेगा सूर्य और धरती के बीच की वो पॉइंट होगा। 7 पेलोड अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे करीबी जो परत होगी उसके पास पहुंचेगा। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह तक ही पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो बल आकर्षण है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक कुल 22 सूर्य अभियान हो चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन तमाम लोगों ने कर चुके हैं। नासा ने 1960 में पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 अपना भेजा था। ये नासा ने 1960 में अपना पहला मिशन भेजा था और जर्मनी ने 1974 में अपना पहला सूर्य मिशन नासा के साथ भेजा था। ये जर्मनी ने 1974 में भेजा था। साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी 1994 में अपना पहला सूर्य मिशन नासा के साथ भेजा था, यूरोपियन स्पेस ने। साथ ही भारत अपना पहला सूर्य मिशन अपने दम पर भेज रहा है, जो कि आज भारत का पहला ये सूर्य मिशन है और अपने दम पर ये भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। तो 22 सूर्य अभियान अब तक हो चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 सूर्य अभियान भेजे हैं। तो आपको बताते चले कि ये सूर्य मिशन के लिए पूरी तरह से जो इसरो है आज तैयार है। तो वहीं इसरो ने लॉन्च की जो सभी तैयारियां हैं पूरी कर ली हैं। और साथ ही आपको बता दें
तो आपको बताते चले जहाँ रॉकेट और सैटेलाइट रेडी है पूरी तरह से, और इसरो की तरफ से भी बताया गया कि हमने लॉन्च के लिए जितना भी अभ्यास है वो पूरा कर लिया है। काउंटडाउन भी शुरू हो गया। आज 11:50 पर शुरू हो जाएगा मिशन लॉन्चिंग। तो वहीं आज भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। इसरो का आदित्य L1 मिशन जो है वो पूरी तरह से तैयार है, जो कि सूर्य और धरती के बीच का जो एक पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट, उस पर भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब चांद के बाद सूर्य पर फतेह करने की जो तैयारी है इसरो की, वो पूरी तरह से अब देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां विपक्षी गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक आज संपन्न हुई। तो उसी समय जब मुंबई में बैठक चल रही थी और केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की राह में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। इसके लिए एक कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कर दी गई, जो इसके तमाम पहलुओं की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देगी। और विपक्ष को जब ये बात पता चली तो वो फन हो उठे और कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि जो विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए इंडिया को जोड़ने का दावा कर रहा, उसे इंडिया को जोड़ने वाली इस पहल से तकलीफ क्यों है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हर चुनाव में जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते। ऐसे में अगर देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हो तो इस खर्चे को बचाया जा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंडिया को जोड़ने के लिए हर कोई तैयार, फिर एक देश एक चुनाव पर क्यों है तकरार। खर्चा बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, अरे इंडिया वालों ये विरोध कैसे चलेगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई। कुल जमा निकला यही कि पटना के लिए लिट्टी चोखा, बेंगलुरु के लिए इडली डोसा के बाद सिर्फ पाव भाजी तक बैठक का निष्कर्ष सिमट गया। एक बैठक में मुलाकात हुई, दूसरी में गठबंधन के नाम पर बात हुई और तीसरी में सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी बन पाई। यानी जिस रफ्तार में बीजेपी गठबंधन जा रहा है उस हिसाब से चुनाव तक कुछ बड़ा फैसला हो पाएगा, ये समझ से परे है। खैर इस बीच केंद्र सरकार ने एक और बाउंसर पर छक्का मार दिया है। मामला है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जिसके सुझाव संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र का हिस्सा होंगे। भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल रहे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र में बदलाव करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। सूत्रों की माने तो 18 से 22 सितंबर तक का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है, इसका मकसद है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पूर्व भंग हो गया, जिसकी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। 2014 में मोदी सरकार के आते ही इस पर दोबारा चर्चा शुरू हुई और सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने इस पर रिपोर्ट भी तैयार की। इसमें बताया गया कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। साथ ही बार बार आचार संहिता की वजह से विकास कार्यों पर भी असर नहीं पड़ेगा। जून 2019 में भी सरकार ने औपचारिक चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, मगर विरोध के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। केंद्र सरकार ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब सरकार के खिलाफ विपक्ष बड़ी मोर्चाबंदी में जुटा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली बार सरकार और विपक्ष का लक्ष्य एक है। सरकार अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है तो विपक्ष भी जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा दे रहा है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वास्तव में इंडिया को जोड़ना कौन चाहता है, क्योंकि अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो विपक्ष को मंजूर नहीं, अगर सरकार वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है तो वो भी विपक्ष को मंजूर नहीं। फिर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर विपक्षी सुरमा आखिर जोड़ना क्या चाहते हैं। ऐसे में विपक्ष को या तो अपने गठबंधन के नारे पर विचार करना चाहिए या फिर अपनी रणनीति पर, क्योंकि चित भी अपनी पट भी अपनी, ऐसा कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।